हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो देखिए, चैनल पे अक्टूबर मंथ की भी पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस अपलोड हो गई हैं, विजन आईएएस की मैगजीन्स की। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमी की वीडियो कल ही अपलोड हुई है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी का जो सेक्शन आया है इस बार का, वो काफ़ी हैवी ऑन इकोनॉमिक टर्म्स आया है कि व्हाट इज़ द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ऑफ ओपन इकोनॉमी, जिसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्री कैपिटल फ्लोज और फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कभी भी इकट्ठे मैनेज नहीं की जा सकती, साइमल्टेनियसली मैनेज नहीं की जा सकती। क्या है, जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही सिंप्लीफाइड किया गया है उस वीडियो में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई रुपी एंड सीबीडीसी, क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है, बहुत सारी चीजें, ओएनडीसी और ई कॉमर्स में कैसे डिफरेंस आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और लॉट मेनी थिंग्स। आप उस वीडियो को जाकर देखें, और मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप उस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें 15 डेज के गैप में, सो दैट एवरीथिंग एक्चुअली बिकम्स क्लियर टू यू। कुछ भी जो फेड आउट होना शुरू हो जाता है 15 दिन के अंदर अंदर, वो दोबारा आप रीगेन कर लें और वो आपके दिमाग में स्टिक कर जाए। ऑलराइट, तो पहला आर्टिकल आज की वीडियो का जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, इंडियाज सेंट्रल एशिया आउटरीच। तो देखिए, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको अपने यूपीएससी मेंस के लिए सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन यूनियन, जैसे अभी डेफ एक्सपो हुआ था, अफ्रीका के साथ हमारे कैसे डिफेंस रिलेशंस है, ये ऐसे कुछ एरियाज हैं जो आप सबसे कम प्रिपेयर करते हैं। आपका जो फोकस है वो केवल क्वाड, यूएस, चाइना, इस पे ही इंडो पैसिफिक, सिर्फ इस तक ही रह जाता है। पर आप पेपर्स उठा के देखिए पिछले 2 साल के, उसमें आईआर सेक्शन में अफ्रीका के ऊपर, अब लैटिन अमेरिका के ऊपर भी, सेंट्रल एशिया के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट भी समरकंद में रिसेंटली अभी हुई थी। तो बहुत सारी चीजें, सेंट्रल एशिया का जो हमारा बायलेटरल रिलेशनशिप है, वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड टू अनदर लेवल। We are also discussing security arrangements with each other. A lot is happening with Central Asia, so prepare it very thoroughly. All right, so let's get started. देखिए, जो दूसरा आर्टिकल है वो भी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक। मैं पहले आपको बता देती हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक कि आम आदमी पार्टी हैज बिकम अ नेशनल पार्टी। तो ये एज इट इज आपको स्टेटमेंट्स आ सकती हैं प्रीलिम्स में, 3-4 ऐसी स्टेटमेंट्स के अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो इसमें से कौन सी वाली नेशनल पार्टी बनेगी, इस तरह की स्टेटमेंट्स बन सकती है। सो I would recommend you go through these criteria very carefully, और इसको आप हो सके तो याद भी करें। ऑफ कोर्स मैं आपको समझाऊंगी, पर आप उसे समझने के साथ साथ थोड़ा सा इस वाले एरिया में याद करना भी जरूरी है। ओके, तो पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो आपको ये बात पता है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल जी, उन्होंने एक मीटिंग को होस्ट किया है अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, सेंट्रल एशिया के काउंटर पार्ट्स के साथ, जो सेंट्रल एशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनके साथ। तो आपको पता है सेंट्रल एशिया में 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो ये सारे न्यू दिल्ली में इन्होंने एक होस्ट की मीटिंग दिसंबर 6 को, पर इसमें से सबके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आए थे एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने बेसिकली अपने एम्बेसडर जो हैं, जो उन्होंने न्यू दिल्ली में पोस्ट किए हुए हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए चुना था। ठीक है, तो देयर वर सर्टेन उनकी कोई और प्रायोरिटीज थी, कोई और ऑब्लिगेशन थी, जिस वजह से वो नहीं रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज ये मीटिंग जो होल्ड की गई है उसके बैकड्रॉप, किस चीज के बैकड्रॉप में, क्या किस तरह का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन। और आपको पता है ये यूएसएसआर की ही आप लेगेसी कह सकते हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेगेसी के साथ साथ देखिए, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो काफी ज्यादा एप्रीहेंसिव है। उनको ये लगने लग पड़ा है कि अगर रशिया यूक्रेन पे इन्वेजन कर सकता है, इस तरह के स्टेप्स कर सकता है, तो हम भी तो यूएसएसआर के ही पार्ट हुआ करते थे, वी आर ऑल्सो इन डेंजर। तो जो रशिया इनका अभी तक फ्रेंड हुआ करता था, स्पेशली कजाकिस्तान हैज गॉट वेरी गुड रिलेशंस विद रशिया, बट जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है,
lot of apprehensions are there in minds of Central Asian counterparts. तो साथ ही में सिक्योरिटी सिचुएशन और क्यों ये मीटिंग और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर के बाद जिस तरह का सिक्योरिटी सिचुएशन चल रहा है, जिस तरह का बॉर्डर क्योंकि ये लोग शेयर करते हैं, हेंस अ लॉट ऑफ थ्रेट इज देयर। ओके, और साथ ही में देखिए ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी एक वर्चुअल समिट हुई थी जनवरी 27 को इसी साल के, जिसमें हमने बेसिकली ये डिसाइड किया था कि इस तरह की मीटिंग होगी। तो ये इंडिया और सेंट्रल एशिया की समिट हुई थी, जिसके बाद ये एक फॉलो अप मीटिंग थी। ओके, तो द लीडर्स ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैड बीन इनवाइटेड। और साथ ही में देखिए आप इंपॉर्टेंस देखिए, ये हमेशा देखा कीजिए आप, जब भी रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस पे जिनको हम चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट करते हैं, या फिर जितने भी लोगों को इनवाइट करते हैं ना, इट स्पीक्स हाईली कि क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है और कहाँ इंडिया का इस समय फोकस है। तो ब्राजील को इनवाइट किया जाना कुछ साल पहले, या फिर किसी और कंट्री को, बिम्स्टेक कंट्रीज को या सार्क कंट्रीज को, ये बार बार हर साल जैसे चेंज कर रहा है, वो हमारे चेंजिंग फोकस की तरफ डिपिक्ट करता है। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पे हमने इनवाइट किया था सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, बट अनफॉर्चुनेटली तब ओमिक्रॉन वेव चल रही थी भारत में, तो वो स्काटल हो गया था उनका, जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन, इन पर्सन पार्टिसिपेशन नहीं हो पाई थी। बट ऑफकोर्स इन्विटेशन गया था। दैट स्पीक्स हाईली ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज फॉर इंडिया। ओके, तो देखिए हम अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें सेंट्रल एशिया के साथ, तो देखिए व्हेन एवर यू राइट अबाउट सेंट्रल एशिया, आप बहुत सारे कीवर्ड यूज कर सकते हैं। हार्ट ऑफ एशिया, जो इंडिया ने ही बेसिकली जब इनके साथ समिट की है, तब हमने इन्हीं के लिए टर्म यूज किया है दैट सेंट्रल एशिया इज हार्ट ऑफ एशिया। जब हम आसियान के बारे में बात करते हैं, तो हम आसियान के लिए क्या कीवर्ड यूज करते हैं, दैट आसियान इज एक्चुअली वो हमारी सेंट्रलिटी पे लाया करता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। अब एक और चीज आसियान में भी ऐड हो गई है कि आसियान ना ही केवल हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सेंट्रल कोर पे लाया करता है, साथ ही में हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे इंडो पैसिफिक के सेंटर पे लाया करती है। तो इन इफेक्ट क्या हो गया कि हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी की भी सेंट्रलिटी आसियान के पास है। तो ये कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो आप हमेशा याद रखें। और साथ ही में अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, तो एक्सटेंडेड नेबरहुड, जो हम वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया दोनों के लिए ही यूज करते हैं। तो यू राइट अबाउट, आप ईरान के बारे में लिख रहे हैं, राइट अबाउट एक्सटेंडेड नेबरहुड, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया में हार्ट ऑफ एशिया लिख सकते हैं बिगिनिंग में ही, या फिर आप एक्सटेंडेड नेबरहुड लिख सकते हैं। और साथ ही में सिल्क रूट, देखिए क्योंकि हम सिल्क रूट शेयर किया करते थे, हम कनेक्टेड थे दोनों एक दूसरे से, तो ये सिल्क रूट का भी अब थोड़ा सा आप एक हिंट दे सकते हैं अपने आंसर में। ओके, तो सिल्क रूट ने हमें कनेक्ट किया था इंडिया और सेंट्रल एशिया का फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC टिल 15th सेंचुरी AD। तो देखिए हमारे जो रिलेशन है, वो उसमें सॉफ्ट पावर का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। इंडिया का किसी भी देश के साथ सॉफ्ट पावर का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, ये बात आपको पता है। अब यहाँ ये वर्ड नहीं लिखा, पर ऑफ कोर्स यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन्स। अगर आप इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो चिकन टिक्का, अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप कनाडा के बारे में बात करते हैं, तो कनाडा में प्रभात फेरीज ऑफ पंजाबीज, इंडियन पंजाबीज, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, तो जिस तरह का बुद्धिज्म, एक्सपोर्ट ऑफ बुद्धिज्म जो हुआ, साथ ही में बॉलीवुड का जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया में, लॉट ऑफ इट। अगर मैं आपको इसका एक बहुत रीसेंट एग्जांपल दूं, तो यू लुक एट बिग बॉस, जो आई थिंक इस सीजन चल रहा है, आई डू नॉट नो विच सीजन इज इट, पर उसमें एक आई थिंक सेंट्रल एशिया का ही एक कोई कैंडिडेट है, अब्दुल रोजिक। लुक हाउ बिग अ फैन ही इज ऑफ बॉलीवुड। तो ये एग्जाम्पल बस आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप समझें कि सॉफ्ट पावर कितना बड़ा एलिमेंट प्ले करता है। क्रिकेट इंडिया का, योगा, स्पिरिचुअल पावर और लॉट ऑफ थिंग्स इंडिया के पास जो है, वो चाइना के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जापान के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तभी इतनी ज्यादा बड़ी इकोनॉमिक पावर्स होने के बाद भी दे आर लैकिंग समवेयर। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, इंडिया हैज शेयर्ड ओल्ड एंड डीप कल्चरल टाइज विद द रीजन एंड ट्रूली सो। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सेंट्रल एशिया के तरफ अप्रोच कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी विजिट की थी तशकांत में, अशगाबाद में, बहुत सारे ऐसी जगहों पे। फिर यही सारी कैपिटल्स बन गई थी एक्चुअली कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के बाद, ठीक है, अपनी अपनी कंट्रीज की। PV नरसिम्हा राव भी गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए थे, मनमोहन सिंह जी भी गए थे उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में भी गए थे। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि
इससे पहले भी आउटरीचेस हो चुकी हैं पीएम मोदी से पहले भी। तो अब देखिए हमारे जो भारत का फोकस है वो हमने कभी भी सेंट्रल एशिया या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं उन पे नहीं छोड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट हम के बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं यूएस के साथ न्यूक्लियर डील भी साइन कर रहे थे, चाइना के साथ हम बॉर्डर पैक्ट भी साइन कर रहे थे, पाकिस्तान भी बीच में आ जाता तो पाकिस्तान के साथ भी डिप्लोमेसी में एंगेज थे, ओके, बट वी नेवर स्टॉप्ड लुकिंग एट सेंट्रल एशिया, ऑल्दो हमारा एंगेजमेंट इनके साथ बहुत कम है अगर हम ट्रेड के टर्म्स में देखें। इफ यू नॉट डेवलपिंग इकोनॉमीज टुगेदर, यू नॉट एंगेज्ड इन दैट वे, तो आप आज के समय में किसी भी रिश्ते को बहुत स्ट्रांग नहीं बोल सकते। फॉर दैट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हैज टू कम इनटू पिक्चर, ओके। साथ ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट भी हम अटेंड कर रहे थे, जिसका ऑफ कोर्स सेंट्रल एशिया बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजर मेंबर्स हैं ये लोग, तो ठीक है, हम तो बहुत बाद में आए, हमने तो मेंबरशिप अभी रिसेंटली ली है। फिर फिर पाकिस्तान को भी लग गया, उन्होंने अपने फ्रेंड चाइना को बोला प्लीज हमें भी, इंडिया आ गया तो हमें भी चाहिए मेंबरशिप इसकी, तो वी आर वेरी रीसेंट इन दैट टर्म्स। तो सेंट्रल एशिया के साथ हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट्स भी अटेंड कर रहे थे, फोकस्ड एंगेजमेंट विक पर फोकस जो हमारा आप कह सकते हैं सेंट्रल एशिया पे छोटी मोटी विजिट्स आर नथिंग, पर कंप्लीट फुल फ्लेजेड एक हमारा जो रिलेशन स्टार्ट हुआ वो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो 2012 में लाई गई। ऑफ कोर्स वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब वो 2015 में आए और उन्होंने हर एक यानी कि ऑल द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाके जब विजिट की, इस कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को फिलिप और वो बूस्ट तभी मिला एक्चुअल में, क्योंकि ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे भारत के ऐसे जिन्होंने सारी कंट्रीज को एक साथ विजिट किया, ओके। तो ऑफ कोर्स अब आपको यहाँ पे ये फ्रेज दिखना ही है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, यू राइट अबाउट सिल्क रूट, यू राइट अबाउट कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑफ 2012। नाउ बैटल फॉर स्ट्रेटेजिक स्पेस, अब हम क्यों चाहते हैं सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना, हम खुश तो हैं, क्वाड है, बड़ी सारी और ब्रिक्स है, बेसिक्स है, हर चीज में एंगेज है, तो फिर हम इनके साथ क्यों इतना एंगेज होना चाहते हैं। देखिए सेंट्रल एशिया को हमेशा ही रशिया का बैकयार्ड देखा गया है, और राइटली सो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइज देखिए आप पार्ट रहे हैं यूएसएसआर के, इतने समय तक पार्ट रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन का अराउंड 20 से 30% रशियन ओरिजिन पॉपुलेशन है, रशियन इज स्पोकन वाइडली, बहुत सारे लोग रशियन बोलते हैं, तो सेंट्रल एशिया, और साथ ही में देखिए सेंट्रल एशिया, अब आपको पता है कि चाइना बहुत इंटरेस्टेड है सेंट्रल एशिया में, है ना। अब चाइना हर उस कंट्री में इंटरेस्टेड है जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान। अब चाइना, व्हाट इज चाइना, ओके, आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग अ लिटिल बिट सो दैट यू हैव अ holistic picture of the things, okay। तो what is why China is interested in Afghanistan, क्यों उनको तालिबान लीडर्स के साथ इतना ज्यादा स्टार्टिंग में ही उन्हें लगा कि उनको डील करनी चाहिए, क्योंकि चाइना knows that we are an electric hub, we need lithium, and a lot of untapped lithium resources or reserves are there in Afghanistan. Untapped, yes, untapped, पर है तो okay, in future that is possible उसको हार्नेस करना। वैसे ही अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, इट इज एक्सट्रीमली रिच इन मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कजाकिस्तान हैज वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम, ये बात आप जब यूरेनियम पढ़ते होंगे तो जब यू ड्रॉ दैट मैप जहाँ पे यूरेनियम का रिजर्व्स कहाँ पे है, स्प्रेड क्या है वर्ल्ड में, तो ऑफ कोर्स कजाकिस्तान इज वन ऑफ दोज प्लेसेस। तो साथ ही में कजाकिस्तान में यूरेनियम के साथ साथ कोल है, लेड है, जिंक, गोल्ड, आयरन ओर, ठीक है। तो अगर हम किर्गिज रिपब्लिक की बात करें, किर्गिस्तान की बात करें, इट इज एक्सट्रीमली रिच इन गोल्ड। अब आप जानते हैं इंडिया के लिए गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कितना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, ओके। यू टॉक अबाउट केरला, सबसे ज्यादा डिमांड वहां पे है, ओके। तो किर्गिज रिपब्लिक इज ऑल्सो रिच इन हाइड्रो पावर। अगर हम तुर्कमेनिस्तान की बात करें, देखिए कुछ एक आधा एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट कजाकिस्तान यू राइट यूरेनियम, इफ यू टॉक अबाउट किर्गिस्तान यू राइट गोल्ड, ओके। एटलीस्ट एक एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए। तुर्कमेनिस्तान के बारे में आप क्या लिखेंगे, नेचुरल गैस, और ये तो इट गोज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के साथ आपको पता है तापी पाइपलाइन, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है तापी पाइपलाइन। तो तुर्कमेनिस्तान का तो आपको पता ही है, नेचुरल गैस, ठीक है। और तजाकिस्तान के पास भी ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, उज्बेकिस्तान के पास गोल्ड, यूरेनियम, नेचुरल गैस तीनों है, ठीक है। तो 2010 में बेसिकली क्या हुआ था, आप एक फॉर्मर जनरल थे पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी कि मैं चाइना की बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा था कि कस्टम कल्चर, इस जो चाइना का शिनजियांग रीजन है, जो उनके नॉर्थ वेस्टर्न आप एरिया में लाई करता है, वो शिनजियांग रीजन एक्चुअल में सेंट्रल एशिया का ही पूरा कल्चर
फॉलो करता है, दे आर बाउंड दैट वे विद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजाकिस्तान, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे थैंक किया कि मतलब फाइनली गॉड ने हमें हेवन का एक पीस ऐसे दिया है, ओके, शिनजियांग के रूप में। तो चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चोज टू विजिट, अब देखिए आप देख सकते हैं उनकी सितंबर 2022 में जब वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में गए, तो इट स्पीक्स हाईली कि वो किस तरह से सेंट्रल एशिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हैं। अगर हम भारत की बात करें, भारत के लिए जो एंगेजमेंट है विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, ओके। सबसे पहले तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन, स्पेशली तालिबान टेक ओवर के बाद, क्योंकि देखिए तालिबान टेक ओवर तो ठीक है, तालिबान के टेक ओवर के बाद जिस तरह का एंथुजियाज्म पाकिस्तान में हमने देखा, ओके तो ये जो टेरर लिंक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, हमें काफ़ी ज़्यादा आशंकाएं थी। ऑल्दो तालिबान हर दिन ये कहता है कि हम इंडिया को ये दिलासा दिलाते हैं, ये अश्योरेंस देते हैं कि हमारी मिट्टी को किसी भी तरह के टेरर अटैक के लिए भारत के अगेंस्ट नहीं यूज़ किया जाएगा, बट नेवरदलेस क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी वॉर हमारे जम्मू कश्मीर में चल रही है, फिर साथ में एक पूरी स्टेट ही, एक सरकार ही टेररिस्ट को मिल गई है पूरी, तो थोड़ा मोरल बूस्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा हमारी दिक्कत है, ठीक है। साथ ही में वी वांट टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना ना ही केवल हमारे नेबरहुड में घुस गया है, श्रीलंका, नेपाल, बल्कि वो हमारे पाकिस्तान तो है ही, है ना, साथ में चाइना के, तो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही में आप देखिए शी जिनपिंग की जो चाइना अरब समिट, साइनो अरब समिट होने वाली है बहुत बड़ी, तो वेस्ट एशिया में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस गार्नर करने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना फैक्टर को हमें काटना है। नंबर 3 इज प्लान्स फॉर कनेक्टिविटी विद यूरोप इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो हम INSTC के साथ बेसिकली यूरोप से जुड़ना चाहते हैं, और यूरोप के रास्ते में सेंट्रल एशिया आता है। साथ ही में हम अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं, इसीलिए आप जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तापी गैस पाइपलाइन का एक पार्ट है। तो तापी गैस पाइपलाइन क्या है? तो तापी इज नथिंग बट एक इनिशियल है किसके लिए? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन के लिए, ठीक है। तो इट इज अ नेचुरल गैस पाइपलाइन एज इज रिटन हियर। इसको बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक की पार्टिसिपेशन के साथ इसे फंड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, तुर्कमेनिस्तान की जो गालकिंश गैस फील्ड है, वहां से नेचुरल गैस, आपको पता है तुर्कमेनिस्तान बहुत ज्यादा रिच है नेचुरल गैस में, तो वहां से इसको सप्लाई किया जाएगा अफगानिस्तान तक, फिर पाकिस्तान तक, फिर इंडिया तक, ठीक है। तो इससे म्यूचुअल आप कह सकते हैं कि एक बेनिफिट होगा। और बहुत लोग तापी पाइपलाइन को, आपको पता है, कहते हैं दैट इट इज अ मॉडर्न कंटिन्यूएशन ऑफ द सिल्क रोड। तो ये भी आप एज इट इज फ्रेज लिख सकते हैं दैट तापी पाइपलाइन इज अ मॉडर्न कंटिन्यूएशन ऑफ द सिल्क रोड, ओके, दैट्स गुड। और साथ ही में लास्ट अगर हम पॉइंट देखें, फॉर वेरियस ओल्ड कल्चरल लिंक्स और ट्रेड पोटेंशियल जो हमारा एग्जिस्ट करता है, ओके। अब न्यू दिल्ली की एंगेजमेंट देख लेते हैं कि आज तक कैसी हुई है और क्या आगे पोटेंशियल है। तो देखिए जो रीसेंट एंगेजमेंट हम देख रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुई? देखिए इंडिया सेंट्रल एशिया फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी दिसंबर 19 2021 को, ठीक है। तो मीटिंग को ऑफ कोर्स इसका भी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्या समय चल रहा था उस समय, क्योंकि अगर हम 2021 के दिसंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगस्त में आपको पता है कि काबुल में तालिबान टेक ओवर हुआ था, ठीक है। तो एंड लिटिल मोर देन अ मंथ आफ्टर, और इससे जस्ट एक महीने पहले एक और चीज हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज along with the national security advisors of Russia and Iran attended the Afghan focused regional security dialogue in New Delhi। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। तो ऑलरेडी इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी एंगेजमेंट तब एक महीने पहले हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, और साथ ही में फिर उसके बाद दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। अब देखिए अभी रिसेंटली हम देखें, दिस वाज फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जनवरी 27 2022 वर्चुअल समिट, जिसमें हमने बेसिकली सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स को देखा, और सबने बोला कि हम बेसिकली एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहते हैं फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड फ्लैग्ड अफगानिस्तान एज अ कॉमन कंसर्न। ना ही उनके लिए कंसर्न है, हमारे लिए भी कंसर्न है, सिक्योरिटी टेररिज्म उनके लिए भी कंसर्न है और हमारे लिए भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब देखिए इस जनवरी की समिट से जस्ट 2 दिन पहले चाइना ने भी अपनी समिट पे इन लीडर्स को होस्ट किया था। तो देखिए हमें चाइना फैक्टर को भी कहीं ना कहीं कट करना है। मोदी एंड 5 सेंट्रल एशियन लीडर्स डिसाइडेड अमंग अदर थिंग्स टू होल्ड अ
अब साथ ही में जब जनवरी में बहुत सारे एंगेजमेंट्स पे हम पहुंचे, हमने बोला कि हम, अब ये इंपॉर्टेंट है, जब आप जनवरी समिट के बारे में लिखेंगे तो उस पर क्या क्या हम अग्रीमेंट्स पे रीच किए, कौन कौन सी हर साल मीटिंग होगी, ठीक है, तो ये आप लिखिए बिल्कुल। तो हमने क्या डिसाइड किया, जैसे अगर हम यूएस के बारे में देखते हैं तो यूएस में 2+2 हमारी समिट होती है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ओके। तो ये कई कई चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टू होल्ड अ लीडर समिट, लीडर समिट होगी हर 2 साल बाद, यानी कि जो स्टेट हेड्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हर देश के, वो मिलेंगे। रेगुलर मीटिंग होगी अमंग देयर फॉरेन एंड ट्रेड मिनिस्टर्स, ओके, तो मतलब हम ट्रेड पोटेंशियल को भी हार्नेस करना चाहते हैं। एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया, JWG, ऑन अफगानिस्तान। जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज होंगी बिटवीन इंडिया और जो भी इंटरेस्टेड सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। दिस इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि अभी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज ज्वाइंट हो रही है, जैसे हमने अभी युद्ध अभ्यास देखा यूएस और इंडिया के बीच में जो हुआ उत्तराखंड वाले रीजन में, जिसका चाइना से बहुत ज्यादा ऑपोजिशन आया कि LAC के बहुत पास हो रहा है, आपने 1993 1996 की अग्रीमेंट्स को ब्रीच कर दिया एंड ऑल दैट। तो आप इससे देख सकते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज पे अब जियो पॉलिटिक्स में कितना एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो सेंट्रल एशिया का और इंडिया का ये अग्री करना कि हम बहुत सारे काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करेंगे, दैट्स ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। And a group to operationalize the use of Chabar port by all 5 countries. Now this is also very good. आपको याद होगा जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान का हमने मेंबरशिप की बात की, तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम चाहेंगे कि सीपेक कॉरिडोर जो है, जो पाकिस्तान और चाइना चला रहा है, उसमें हम वेलकम करते हैं बाकी और कंट्रीज को, सेंट्रल एशियन कंट्रीज अगर चाहें, दे आर ऑल्सो, हम हमारे तो बिल्कुल नेबरहुड में है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान ने कहा, तो हम तो चाहते हैं कि सीपेक कॉरिडोर जैसे और हाईवेज ब्रिजेस इसमें बनाने में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। तो इंडिया का, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया वाज आल्सो देयर, इंडिया ने साफ बोल दिया, देखिए अगर कोई भी कंट्री, क्योंकि सीपेक कहां से गुजरता है, पीओके से, पीओके इज राइटफुली आर टेरिटरी, तो अगर कोई भी कंट्री, कोई भी थर्ड पार्टी सीपेक कॉरिडोर को ज्वाइन करेगी, दैट गोज अगेंस्ट इंडिया, नॉट ओनली इंडियाज इंटरेस्ट, हम उसको, उस कंट्री का खुद के खिलाफ जाना मानेंगे। तो इसीलिए फिर इंडिया ने इसका ऑल्टरनेटिव दिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। देखिए ईरान भी अब तो मेंबर बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, छाबार पोर्ट को हम बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी यूज करवाना चाहते हैं कि यू ऑल्सो कैन यूज छाबार पोर्ट, जिससे उसकी फंक्शनैलिटी और इन्हांस हो जाए। तो यही बेसिकली जनवरी समिट में भी अग्री किया गया था कि छाबार पोर्ट का 5 कंट्रीज द्वारा हम एक्सेस बढ़वाएंगे। वी ऑल हैव द सेम कंसर्न्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर रीजनल सिक्योरिटी। वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो आवर म्यूचुअल कोऑपरेशन हैज बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर रीजनल सिक्योरिटी and stability. This is what Prime Minister Modi had said back then. अब क्या देखते हैं, what is future, what does future hold for us? तो चाइना which has direct, अब देखिए चाइना का ना डायरेक्ट बॉर्डर होता है इस रीजन के साथ, और चाइना का बायलेटरल ट्रेड $50 बिलियन तक है सेंट्रल एशिया के साथ। अब चाइना का हर कंट्री के साथ वैसे भी ट्रेड डेफिसिट ही होता है, जिसमें चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, बाकी कंट्रीज इंपोर्ट कर रही होती है। वहां भारत और चाइना को देखिए $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हम LAC स्टैंड ऑफ में एंगेज्ड है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हमने इनके टिकटॉक एप्स, बहुत सारे इस तरह के एप्स बैन कर दिए, हुआवी को हमने डिसअलाउ कर दिया कि आप नहीं आ सकते यहाँ पे 5G डिप्लॉयमेंट के लिए, अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट आप देखिए कि किस तरह से हमारी कोविड आ गया, उसके बाद भी निर्भरता कैसे बढ़ती जा रही है चाइना के ऊपर। तो चाइना का हर, यूएस के साथ भी ट्रेड डेफिसिट ही है चाइना का। तो इसीलिए सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा इनका ट्रेड है, $50 बिलियन तक का बायलेटरल ट्रेड है एंड हैज़ मे। अब देखिए जब भी आप इंडिया और सेंट्रल एशिया के बारे में लिखें, आप ट्रेड के बारे में तो लिखेंगे कि इंडिया का सिर्फ और सिर्फ $2 बिलियन तक का ट्रेड है इनके साथ, तो आप साथ में उसको कंपेयर करते हुए चाइना के साथ जरूर लिखिए, अदरवाइज इट डज नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट द पॉइंट इटसेल्फ कि आप क्यों, मतलब $2 बिलियन भी बहुत है, शानदार है, छोटी सी तो कंट्रीज हैं, तो इसीलिए आप उसको कंपेयर करके लिखिए, ठीक है। एंड हैज अ मेजर, अब देखिए क्यों साथ में इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़्यादा है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना इन कंट्रीज में। ओके, द लैक ऑफ ओवरलैंड, अब देखिए बहुत हमारे साथ सेंट्रल एशिया का भारत के साथ आज तक इतना ज़्यादा घनिष्ठ रिश्ता हो क्यों नहीं पाया, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान हमेशा हमारा वे ब्लॉक कर देता है। तो जो छाबार पोर्ट का बनाना इसीलिए तो था क्योंकि ट्रेड भी नहीं करने देता,
पाकिस्तान तो हमें, क्योंकि पाकिस्तान बीच में डिसअलाउ करना शुरू हो जाता है कि हम नहीं जाने देंगे, ये होगा वो होगा, तो हमें इनको सरपास करना अभी तक समझ नहीं आया कि कैसे कर सकते हैं। पर 4 बार भी स्टॉल्ड है, प्रोजेक्ट सही से चल नहीं रहा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो इट्स अ मेजर चैलेंज टू इंडिया सेंट्रल एशिया प्लान्स। इंडिया वांट्स टू इंटीग्रेट INSTC with Chabahar port in Iran to access the resource rich region. The national security advisors who generally focus on security issues, उन्होंने बहुत सारी दिसंबर 6 की मीटिंग में कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स के बारे में भी बात की। यूजुअली हमारा सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं रहा जो डिस्कशन था। अगर हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, क्या चैलेंजेस हैं एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड, रेडिकलाइजेशन जो रीजन में हो सकता है उससे रिलेटेड। अब देखिए, आपको ये बात पता है कि सेंट्रल एशिया इज सीन एज द नदर्न बाउंड्री ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ओके, तो अब तालिबान का रिटर्न होना अफगानिस्तान में, इससे जो रेडिकलिज्म का थ्रेट है, पॉसिबल रीग्रुपिंग जो हो सकती है इस्लामिक स्टेट की, ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज सारी कंट्रीज के लिए, रीजन के लिए लेके आता है। और जैसे अजीत डोवाल जी ने कहा कि सबसे बड़ा ना जो जिस चीज़ पे हमें स्ट्राइक करना है वो फिनेंसिंग है, टेरर फिनेंसिंग। इसीलिए FATF, नो मनी फॉर टेरर, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में हम बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज फिनेंसिंग इज अ लाइफ ब्लड ऑफ टेररिज्म। ओके, तो ये इसको भी हम काउंटर करना है प्रायोरिटी समझते हैं। इंडिया डज नॉट वांट द पोस्ट सोवियत स्पेस, जो रशिया ने स्पेस थोड़ी सी खाली की है, वॉइड जो बना है उसको चाइना आके कैप्चर कर जाए, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो एंगेजमेंट है इन कंट्रीज के साथ, वो हमारी टूल किट में एक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें लिखी हैं। जून 2002 में वाजपेयी जी ने जैसे कहा था कि द न्यू सिल्क रूट इनिशिएटिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सीक्स टू बिल्ड अ न्यू सिल्क रोड ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो देखिए, 20 साल बाद भी आज इंडिया सिल्क रोड पे ही खड़ा है और वही जॉब हमारी आज भी है, फ्रेंडशिप और कॉपरेशन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस आर्टिकल, द नेशनल पार्टी। तो देखिए, आपको पता है कि नेशनल पार्टी क्या है। नेशनल पार्टी जैसे नाम ही सजेस्ट करता है कि जिस पार्टी का नेशनल प्रेजेंस हो, मतलब रीजनल पार्टी जो होती है उसका जो प्रेजेंस है एक पर्टिकुलर स्टेट या रीजन तक सीमित होता है, पर नेशनल पार्टी का प्रेजेंस नेशनल होता है। अब नेशनल पार्टी से आपके दिमाग में केवल 2 पार्टीज आ जाती हैं, कांग्रेस और बीजेपी। ऑब्वियसली दे आर नेशनल, पर और भी बहुत सारी स्मॉल पार्टीज हैं जैसे CPM, CPI, इनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है एज नेशनल पार्टीज। अब कैसे रिकॉग्नाइज किया है? क्योंकि क्राइटेरिया मीट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सर्टन, अब कुछ देखिए, हर पार्टी क्यों नेशनल पार्टी बनना चाहती है, क्यों आम आदमी पार्टी अपना राइज चाहती है, एक्सपेंशन चाहती है, व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद दैट? बिकॉज बहुत सारे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स आते हैं अगर आप रिकॉग्नाइज हो जाते हैं नेशनल पार्टी के रूप में। जैसे ये कुछ ये स्टेटमेंट्स भी आ सकती है वैसे, पर मैं ये स्टेटमेंट्स जो है बहुत क्रूशल है आपके लिए। ठीक है, तो क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं? इलेक्शन सिंबल जो है आपका, जैसे आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, वो आपके लिए ही रिजर्व कर दिया जाएगा कि आप ही के कैंडिडेट यूज करेंगे पूरी कंट्री में। ठीक है, आप अब एलिजिबल बन गए हैं कि आप दिल्ली में आपको लैंड आप ले सकते हैं और अपना पार्टी का ऑफिस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में और क्या बेनिफिट है? अब आप 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं आपके, इंस्टेड ऑफ 20 जो स्टेट पार्टीज को अलाउ किया जाता है। अब जो एक्सपेंडिचर आपका कैंपेनिंग और ट्रेवल में लगेगा स्टार कैंपेनर्स का, वो ऐड नहीं किया जाएगा कैंडिडेट की स्पेंडिंग लिमिट में। तो ये बात तो आपको पता ही है, राइट? आई होप आपको ये बात पता है कि पार्टी की स्पेंडिंग लिमिट नहीं है, कैंडिडेट की स्पेंडिंग लिमिट होती है, जिसको रेगुलेट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, हाउ आर दे डिफाइंड? अब कैसे डिफाइन करते हैं? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखे हैं रिकॉग्निशन के लिए, अगर आप नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है आप एक बारी नेशनल पार्टी बन गए तो बस बने रहेंगे पूरी जिंदगी के लिए, नहीं। यू कैन लूज नेशनल पार्टी स्टेटस फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग कि आप क्राइटेरिया अभी भी मीट कर रहे हैं कि नहीं मीट कर रहे। तो हम देख लेते हैं कि क्या है क्राइटेरिया। ओके, तो नंबर 1 तो ये है, और सबसे ज्यादा एम्फेसिस आपको देखना है यहाँ और पे, या तो आप ये फुलफिल कीजिए या ये फुलफिल कीजिए या ये फुलफिल कीजिए। इसमें से आप इन तीनों में से, यहाँ भी और लिखा है, तो इन तीनों में से आप एक भी अगर फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया तो आप नेशनल पार्टी बन जाते हैं। अब देखिए, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आम आदमी पार्टी कैसे बन गई है। कहीं अब इसी चीज में कंफ्यूज है बहुत सारे लोग कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बन गई। ओके, पहला तो ये है दैट यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स।
ठीक है, तो मतलब इसका क्या है कि आप 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज अगर हो गए तो आप बन जाएंगे आप बन जाएंगे नेशनल पार्टी। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी ने यही वाला क्राइटेरिया फुलफिल किया है। आम आदमी पार्टी 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन गई है। ठीक है, कैसे बन गई है तो हम देख लेते हैं। स्टेट पार्टी का भी यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा है, एटलीस्ट अगर 6% वोट शेयर आप गार्नर कर लेते हैं किसी भी लास्ट असेंबली इलेक्शन में, और एंड लिखा है ना यहाँ पे, और हिंदी वाला, और एंड एटलीस्ट 2 MLA, तो आप रिकॉग्नाइज हो जाते हैं स्टेट पार्टी के रूप में। अब आम आदमी पार्टी कहाँ कहाँ पे हो गई है, दिल्ली में तो इनकी पूरी सरकार है। ठीक है, 6% से तो बहुत ज्यादा वोट शेयर है इनका, 2 MLA से तो बहुत ज्यादा MLAs हैं। गोवा में, ठीक है, गोवा में इन्होंने कर लिया है, साथ ही में पंजाब में पूरी सरकार चला रहे हैं। ओके, तो अब चौथी स्टेट क्या हो गई, चौथी स्टेट में भी रिकॉग्नाइज हो गए, जो गुजरात है। गुजरात में इनका 6 पॉइंट से तो बहुत ज़्यादा है वोट शेयर। ठीक है, इनका वोट शेयर आई थिंक 13% है। ओके, अब हम देखते हैं बाकी। तो पहले तो आप रिकॉग्नाइज हैं अगर एटलीस्ट 4 स्टेट्स में, तो आप बन जाएंगे नेशनल पार्टी। दूसरा, अगर ये नहीं फुलफिल कर रहे तो आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो कम से कम 6% वैलिड वोट्स को उन्होंने अगर कैप्चर किया है 4 स्टेट्स में या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, या तो लास्ट लोकसभा में या असेंबली इलेक्शंस में, and has at least 4 MPs in the last Lok Sabha polls। ठीक है, तो लास्ट लोकसभा पोल्स में MP भी आपके अगर 4 हैं तो बेसिकली आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अब ये भी नहीं करते तो कुछ और, आप एक और क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर दीजिए। इफ इट हैज वन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। ठीक है, 3 स्टेट से आपको एटलीस्ट 2% वोट शेयर लेके आना है। तो बाकी मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि स्टेट पार्टी बनने के जितने भी बाकी क्राइटेरिया हैं आप खुद पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, आपको बस याद करना है। ठीक है, तो और साथ ही में यही सारी चीजें लिखी हैं कि अब कितनी पार्टीज होगी। एज ऑफ नाउ 8 नेशनल पार्टीज थी, अब इसमें एक और जुड़ गई है। आप वुड बिकम द 9th पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। ओके, तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, नथिंग मच हियर। लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। Okay, need to urgently fix basics of water, education and health, BCGs सिन्हा। तो देखिए बहुत essential है हमारे लिए समझना। अगर हम कहते हैं चाइना आगे निकल गया, चाइना आगे निकल गया, तो चाइना कैसे आगे निकला है? चाइना ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करके आगे निकला है, चाइना हेल्थ पे, एडुकेशन पे, वाटर पे, विलेज काउंसिल्स पे, ये इन चीजों पे काम करके चाइना इतना ऊपर बढ़ा है। तो अगर हम समझते हैं, देखिए जब ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है ना, तो जब ऑक्सफैम रिपोर्ट ये बताती है, ये इकोनॉमिक सर्वे किस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। अब देखिए इसको किसी तरह का इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव इन्वॉल्व नहीं है। मैं वो कह रही हूँ जो हर इकोनॉमिस्ट कह रहा था जब इकोनॉमिक सर्वे इस साल और पिछले साल का आया था, स्पेशली कोविड-19 के टाइम पे, जैसे जस्टिफाई किया गया था ऑक्सफैम रिपोर्ट को, जिसमें बताया गया कि इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है भारत में, और कैसे कुछ 2-3 जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने उनकी वेज कहाँ पहुंच गई, और कई लोगों की वेज इतनी कम हो गई है कि अब उनको कितने साल लगेंगे दोबारा अब उस लेवल तक पहुंचने में जहां वो पहले थे। तो इसको इकोनॉमिक सर्वे ने जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि देखिए एक थ्योरी होती है जो ये कहती है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज लोग गरीब नहीं है, उनके पास मतलब खाना है खाने के लिए, दैट इज इनफ। और वो ऊपर नहीं देखते कि जो अमीर हो रहे हैं वो कितने अमीर हो रहे हैं, वो होते रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनइक्वालिटी के बजाय हमें बेसिकली ग्रोथ पे काम करना चाहिए। चाहे वो, अब देखिए फिर लोग जो इकोनॉमिस्ट है उनका कहना ये है कि अब ग्रोथ तो केवल बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनसे भी आ सकती है, या कहीं गिने चुने लोगों से आ सकती है, कहीं सेक्शन से आ सकती है, तो ग्रोथ पर्कुलेट तो नहीं हो रही ना, है ना। तो वो चीज जो है बेसिकली गलत है। वही BCG जो हमारे हैं चीफ, उन्होंने कहा है, ओके वी विल रीड इट। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे चाइना ने पावर्टी इरेडिकेट की थी। किसी भी कंट्री ने आज तक चाइना जैसा एग्जाम्पलरी स्टेटस इस तरह से नहीं दिखाया है जिस तरह से उन्होंने पावर्टी इरेडिकेशन की है। ओके, तो इंडिया नीड्स टू अर्जेंटली फिक्स द फंडामेंटल गैप्स। किस चीज में? पहले तो आप फंडामेंटल अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, जगहें वाटर पे, हेल्थ पे काम कीजिए, एडुकेशन पे काम कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ में आप एड्रेस कीजिए जो इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं आपकी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स की। ठीक है, आपके जो बैंक्स हैं उसके रेगुलेटर्स हैं, नबार्ड, सेबी, इनकी कभी कुछ पॉलिसी कभी कुछ पॉलिसी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव नहीं रहती।
और आप जितना ये ड्रम बीटिंग कि हम एक लार्जर इकोनॉमी बनेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी, 5वीं लार्जेस्ट बन गई इकोनॉमी, अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर ये इकोनॉमी का ग्रोथ, इकोनॉमी का स्टेटस हर इंसान तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये भी तो इंश्योर कीजिए। इस पे कब तक हम अपनी चेस्ट बीटिंग करते रहेंगे? ठीक है, ये हमारे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के इंडिया के चीफ ने कहा है, जन्मजय सिन्हा। ओके, तो ये इन्होंने लिखा है, वी हैव फंडामेंटल एंड फाउंडेशनल गैप्स विच स्टे अनफिक्स्ड। चाइना ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट की थी बाय फर्स्ट फिक्सिंग वाटर। ओके, तो ये बहुत, बल्कि हम वाटर को फिक्स करने के बजाय हम उसको और मेसअप कर रहे हैं। हमें प्राइसिंग नहीं पता, वाटर प्राइसिंग वो फ्लॉड है। ठीक है, साथ ही में इंडिया का वाटर टेबल देखिए कहाँ पे किस डेंजरस लेवल तक पहुंच गया। अभी तो खैर इस बार की जो रिपोर्ट आई थी उसने बताया था कि वाटर टेबल इतना ज़्यादा बुरी स्थिति में नहीं है जितना पहले सालों के कंपैरिजन में, पर स्टिल इट इज़ एट अ डेंजरस लेवल विच कुड ट्रिगर ड्राउट्स। अगर ड्राउट्स हो सकते हैं आने वाले समय में, आने वाले 10 ईयर के पीरियड में, दैट कुड स्पार्क मेजर अनरेस्ट। अगर हम वाटर को फिक्स नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कभी डबल नहीं हो सकती, जो हमारा नैरेटिव है कि हम डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो डबलिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के बाद ही होगी ना। ओके, तो अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डबल नहीं हो सकती, फूड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी की अगर हम बाहर बात कर रहे हैं तो इंटरनल फूड सिक्योरिटी के बारे में तो बात करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। हेल्थ और एजुकेशन पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारी जो एवरेज एज है वो 27 है, पर हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन है हमारे पास, 27 उम्र की पॉपुलेशन है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड तब तक नहीं बनता जब तक आप इतनी अनएम्प्लॉयमेंट पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप स्किलिंग नहीं करेंगे। बहुत सारे वैसे स्किलिंग इनिशिएटिव्स हैं पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ओके, या फिर आप उनकी हेल्थ पे या फिर आप उनकी एडुकेशन पे काम नहीं करेंगे, तो पॉपुलेशन बाय डिफॉल्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बन जाती। ये बेसिकली यहाँ पे कहा गया है। Okay, US Congress clears bill to protect same-sex unions. Now this is very essential because हम इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी सेम सेक्स जो मैरिज है, वो जो पिटिशनर्स की एक डिमांड है कि स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसके तहत अलाउ किया जाए सेम सेक्स मैरिजेस को। तो इसीलिए कहाँ पूरी कंट्री में क्या हो रहा है हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यूएस का केस तो बहुत यूनिक है, क्योंकि यूएस में जो अबॉर्शन को जो क्रिमिनलाइज कर दिया गया था रिसेंटली, उसके बाद अब चाहे वो कॉन्जर्वेटिव पार्टी हो, चाहे वो यानी कि रिपब्लिकन पार्टी हो, या फिर चाहे वो डेमोक्रेट हो यानी कि जो बाइडेन की पार्टी हो, है दोनों ही लिबरल्स वैसे। ठीक है, तो यूएस एज अ होल इज कैपिटलिस्टिक एंड लिबरल। तो ये तो मतलब ऐसे कहते हैं ना कि दे आर सेम वाइन इन 2 डिफरेंट बॉटल्स। तो इसीलिए बेसिकली यूएस कांग्रेस ने क्या किया है, यूएस कांग्रेस ने थर्सडे को एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन पास की है कि हम सेम सेक्स मैरिज को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं अंडर अ फेडरल लॉ। ओके, तो ये सी प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स जो बाइडेन ने इमीडिएटली उसको साइन भी कर दिया। तो इसमें बेसिकली जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 39 रिपब्लिकन्स ने भी ज्वाइन किया एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मेजोरिटी को। तो आप बाई पार्टिसनशिप देख सकते हैं, क्योंकि किसी तरह का इसमें पार्शियलिटी इन्वॉल्व नहीं थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट, इससे पहले कि हर चीज़ इनकी जो सुप्रीम कोर्ट एकदम राइट विंग स्टैंस लेने लग पड़ी है, इसको भी सेम सेक्स मैरिज को भी खारिज कर दे, तो इट्स गुड के हम इस पे काम कर लें ना। अगेन इस चीज़ में भी ये जो नया आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, यूएस बास्केटबॉल स्टार ग्रिनर फ्रीड इन रशियन प्रिजनर स्वैप। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि कैसे जब G20 में उस समय जब पूछा जा रहा था बहुत सारे जर्नलिस्ट द्वारा कि आप जाएंगे G20 के नहीं जाएंगे बाइडेन से, तो बाइडेन से पूछा अगर आप गए, और वहाँ पे पुतिन भी आए, पुतिन ऑल्दो नहीं आए G20 के समिट पे जो बाली में हुआ, पर अगर पुतिन भी वहाँ पे आए तो आप उनसे मिलेंगे? तो कहते हाँ मेरे को मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उनसे पूछा अच्छा मिलेंगे तो फिर क्या बात करेंगे? तो फिर उन्होंने बोला ऑफ कोर्स हम रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, पर साथ में हम ब्रिटनी ग्रिनर को छुड़ाने की बात करेंगे। ठीक है, तो अब फाइनली वो हो गया है। रशिया ने फ्री कर दिया है जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं ब्रिटनी ग्रिनर, उनको थर्सडे को एक प्रिजनर एक्सचेंज मैकेनिज्म के माध्यम से उन्होंने रशिया का एक प्रिजनर रिलीज कर दिया यूएस ने, और रशिया ने यूएस का एक प्रिजनर रिलीज कर दिया। ओके, तो जो ब्रिटनी ग्रिनर है वो काफी फेमस, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर एक आप कह सकते हैं स्टार है,
ओके तो यहाँ पे आई थिंक यही लिखा है। ओके और months amid tensions in Russia's invasion of Ukraine secured the release of the most prominent American detained abroad and achieved a top, यही एक बहुत बड़ा पॉलिसी गोल था जो बाइडेन की कैंपेनिंग के टाइम पे भी। मिस ग्रिनर इज एक्चुअली अ 2-time ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड अ प्रो बास्केटबॉल स्टार हुज ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली वो ओपनली गे ब्लैक वुमेन है। तो इसीलिए जो कंट्री यूएस में अगर हम देखें LGBTQ राइट स्पेशली ओबामा के बाद से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किए जाते हैं। स्पेशली अभी हमने क्या देखा, सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में, उसकी प्रोटेक्शन के बारे में देखा। ओके तो लेकिन जो रशिया है, रशिया अब तो बहुत ही हॉस्टाइल है मतलब LGBT कम्युनिटी के प्रति, और उनको बहुत ही बिल्कुल मानते ही नहीं। उनको लगता है कि ऐसे पागलपन है LGBTQ एंड ऑल दैट। तो इस तरह का हॉस्टिलिटी उनको और ना झेलने पड़े, इसीलिए टाइमली ये चीज़ हो चुकी है। मॉस्को ने एलिगेशन लगाई थी कि उनके पास कैनाबिस ऑयल है, ये सब वगैरह, बट फाइनली इट हैज़ कम टू एन एंड। लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। अब देखिए इसमें भी कुछ नहीं है समझाने वाला, बस एक स्टेटमेंट है कि ईरान हैंग्स 23-year-old मैन ओवर अ मिनी प्रोटेस्ट। तो पहला ऐसा इतना बड़ा एग्जीक्यूशन है। ऑल्दो इन्होंने कहा है कि हमने अबॉलिश कर दिया है मोरालिटी पुलिसिंग को। तो मोरालिटी पुलिसिंग को अगर अबॉलिश कर दिया, अगर उसके ही खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो एग्जीक्यूशन टेरर जनरेट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटर्स के दिमाग में और दिल में। श्रीलंका टू रिज्यूम नेगोशिएशंस ऑन स्टॉल्ड ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि श्रीलंका अब बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है। आपको याद होगा हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि कैसे श्रीलंका ने इंडिया के अमूल के साथ, है ना, और जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है NDDB, उसके साथ एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है कि वो मतलब इंडिया हेल्प करेगा श्रीलंका को कि जो उनका अनड्यू मिल्क पाउडर इंपोर्ट डिपेंडेंस है, रिलायंस है, उसको कम कर सकें। क्योंकि बहुत लोगों को एक्चुअली में मिल्क पाउडर तक नहीं मिला, बच्चे मिल्क कम पीना लग पड़े, इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे, खाने के लिए पैसा नहीं है। तो इसीलिए बेसिकली वो फ्रेश मिल्क खुद ही आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल कोई डेयरी सेक्टर है नहीं, डेयरी सेक्टर है, प्रोडक्टिव नहीं है। इसीलिए बेसिकली हमारी एक्सपर्टीज और हमारे एक्सपीरियंस के माध्यम से वो सीखना चाहते हैं। अब देखते हैं श्रीलंका इज सेट टू रिज्यूम नेगोशिएशंस ऑन स्टॉल्ड ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। अब श्रीलंका बेसिकली क्या चाहता है कि नेगोशिएशंस जो स्टॉल हो गई थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट एटका, उसको आगे ले जाया जाए और फाइनली उसको हो सके तो जल्दी से जल्दी सील किया जाए। ओके तो ये जो एटका है, आप समझेंगे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है भारत और श्रीलंका के बीच में, पर ये उसमें ही एक एडिशन करना चाहता है। किस चीज़ की एडिशन करना चाहता है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं लिखी। ये बेसिकली सर्विसेज में ट्रेड की, सर्विसेज में ट्रेड इतना ज़्यादा फुल फ्लेजेड टर्म्स में FTA में नहीं कवर्ड इंडिया श्रीलंका के, तो ये सर्विसेज में ट्रेड की लिबरलाइजेशन करना चाहता है। ठीक है, तो आप टेक्नोलॉजी से सब बिल्कुल समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन भी, और जो IT हमारे सेक्टर के, देखिए भारत किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आगे है, इसी चीज़ में तो सबसे ज़्यादा आगे है कि हम जो टेक्नोलॉजी, जो IT सेक्टर के हमारे प्रोफेशनल्स हैं और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें हम काफ़ी लेवराज गेन कर सकते हैं। पर इसमें तो हम बेसिकली कॉपरेट करेंगे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। वी हैड फिनिश 11 राउंड्स ऑफ बायलैटरल टॉक्स द लास्ट टाइम, मतलब 2016 और 2019 के बीच में 11 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकी है, पर ऑफ नो यूज़, क्योंकि फिर इसको आगे लेके ही नहीं गया गया, क्योंकि इतनी सारी रेजिस्टेंस, कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन होनी होती है तो नेशनलिस्ट फोर्सेज होते हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाती है, ट्रेड यूनियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, के इंडिया को एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा, हमारे जो काफ़ी अफोर्डेबल और जो IT प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ पे रश कर देंगे, क्योंकि भारत पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। उस समय तो यही सारी बातें हुई थी कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तब वो नई नई रिपोर्ट आई थी कि 45 ईयर्स में भारत की सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है 2019 में। तो फिर श्रीलंका के जो बड़े सारे प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने ये सारी बातें बोलनी शुरू कर दी थी कि अब देखिए भारत में इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर ये क्या करेंगे, यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, हमारी जॉब्स खा जाएंगे, इस तरह की बातें हुई थी। और अब देखिए एटका को इटसेल्फ फॉलोड अ डिगेट लॉन्ग बट फ्यूटाइल नेगोशिएशंस ऑन येट अनदर इम्पैक्ट। हम सेपा को भी सोच रहे थे, हम सेपा बिना, सेपा हुआ, एटका तो हुआ नहीं, सेपा के बारे में भी नेगोशिएशंस हमने 10 साल तक की।
ओके, श्रीलंका रीसेंट एम्फेसिस, अब देखिए श्रीलंका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, एफडीआई, इस पे बहुत एम्फेसिस डाल रहा है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक रिकवरी करनी है हमें तो कुछ तो आपका प्लान होगा, स्ट्रेटेजिक प्लान होगा। तो वही रणिल विक्रमसिंघे जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, उनका प्लान है। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। और आपको ये बात पता है कि हम ऑलरेडी ये कंट्री आईएमएफ के साथ एक बेल आउट पैकेज स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे पहुंच गई है। अब सब कुछ श्रीलंका का चाइना पे डिपेंड करता है कि चाइना भी अग्रीमेंट देता है उस आईएमएफ पैकेज के लिए कि नहीं। पेरू गेट्स न्यू प्रेसिडेंट आफ्टर प्रीडेसेसर्स अरेस्ट। नो, देयर इज नथिंग मच स्पेसिफिक हियर, पर आपको क्या समझना है बस थोड़ा सा पेरू के बारे में, क्योंकि हम देख लेते हैं पेरू के जो नई प्रेसिडेंट है डीना बोलवॉट, ये बेसिकली थर्सडे को बहुत प्रेशर था इन पे कि क्या ये सरकार बनाए या ना बनाए। तो मैं बताती हूँ आपको पेरू में हुआ क्या, ब्रीफली क्या हुआ पेरू में। जो पेड्रो कैसिलो है, पेड्रो कैसिलो इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे पेरू के, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का अटेम्प्ट किया कि पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब आई वुड रूल बाय डिक्री, मैं ऑर्डर और इस तरह का कू आप कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप के थ्रू रूल करूंगा। ठीक है, तो इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, बहुत जल्दी जल्दी सारे ऑपोजिशन जो कांग्रेस के लोग हैं इनके और सारे लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है, और फिर उन्होंने इनके खिलाफ इम्पीचमेंट पास कर दी, इम्पीच कर दिया और इनको प्रेसिडेंट को हटा दिया। और फाइनली जो मिस बॉलवॉट है, जो उनको अब उन्होंने ओथ ले ली है प्रेसिडेंट के रूप में। नाउ आई थिंक शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी मेड the president of this country, if I'm not wrong, it might be written somewhere here only. Yes, she is। तो बस इसमें बहुत कुछ खास है नहीं है, बस आपको ये बात पता होना चाहिए कि बाकी कंट्रीज में किस तरह का, जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा टसल था ना कि भारत कौन सा रूट अपनाए, तो एक रीजन ये भी था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए के अलावा हर जगह कू ही कू होता रहता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, आप देखिए अभी पेरू में भी। तो इसीलिए एक रीजन तो ऑफ कोर्स ये था ही कि भारत को एक हमारी फेमिलियरिटी की थी कि इतने साल हमने ब्रिटिश रूल के अंडर रहे हैं और उनके साथ हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज किया है, पर एक रीजन ये भी था। ओके, तो राज्यसभा क्लियर्स। Okay, before that, I think we should be doing this. Process to appoint ad hoc judges must be less cumbersome, Supreme Court. Now, this is very essential, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको याद होगा 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, सरकार द्वारा इस चीज़ पे हाईलाइट किया गया, पॉइंट किया गया। ठीक है, तो अब इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस है, तो उसके साथ डील करने के लिए और जजेस की ज़रूरत है, वैकेंसी को फिल करने की ज़रूरत है। पर ऐसे तो आप किसी को भी उठा के जज नहीं बना सकते, अपना जो प्रोसीजर है जजेस अपॉइंटमेंट का वो होगा। अब उसमें भी अगर कोलिजियम सिस्टम में इतना बड़ा लैप्स है, कोलिजियम सिस्टम में वो रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, बार बार वो वापस कर रहे हैं फाइल को। ठीक है, तो फिर अब वो होगा कब नहीं होगा, तो हमें केसेस तो सॉल्व करने हैं, पेंडिंग केसेस को तो एडॉक जजेस एडॉक मेजर पे आप ले आइए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को कहा है कि देखिए, एक ऐसा नहीं है कि कोलिजियम सिस्टम की तरह रेकमेंड करो ये हो वो हो, फिर तो हो गया काम, फिर तो मतलब ज़रूर मतलब हमारी पेंडेंसी कम हो गई। कुछ लेस कम्बरसम या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अगर बचा पाए इस पेंडेंसी ऑफ केसेस वाले केस को, जिसमें बेसिकली हम शायद सीनियर लॉयर्स को भी रोप कर सकते हैं, जो है सो दैट दे एक्ट एज एडॉक जजेस इन हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि एग्जांपल ये है, अ बेंच लेड बाय जस्टिस संजय किशन कौल सेड सीनियर एडवोकेट्स इन हाई कोर्ट्स मे नॉट बी। अब देखिए, जो हाई कोर्ट के ऑलरेडी सीनियर एडवोकेट्स हैं, दे मे नॉट बी विलिंग टू गिव अप देयर ल्यूक्रेटिव लीगल प्रैक्टिसेस परमानेंटली, बट मे बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द बेंच एज एडॉक जजेस। है ना, अगर हम आर्टिकल 224 एक ही बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो देखिए ऐसा नहीं है एडॉक जजेस के बारे में खुद से ये लोग बातें कर रहे हैं। फुल फ्लेजेड मैनर में हमारा संविधान प्रोवाइड करता है एडॉक जजेस के मेजर के लिए। आर्टिकल 224A जो है वो कहता है that the chief justice of a high court can request a retired judge of any high court to become a judge of that particular high court। ठीक है, पर ऑफ कोर्स इसमें भी एक ट्विस्ट है कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो फिर अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, तो इसमें भी इतना कम्बरसम प्रोसेस हो, तो इसीलिए संजय किशन कौल जी ने कहा है कि कुछ कम कम्बरसम प्रोसेस हो, क्योंकि हमें पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करना है। वी शुड नॉट हैव द प्रोसीजर सो कम्बरसम दैट द होल प्रोसेस इज लॉस्ट।
अब द कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द रिटायर्ड जजेस हु वर विलिंग टू कम बैक टू द, अब देखिए रिटायर्ड जजेस जो हैं जो बेंच पे आ सके एडॉक मेजर के लिए, अच्छा ही है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो इतने साल वो डील करके गए हैं वो हमको फ़ायदा करेगा यहाँ पे आके। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। ओके, एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर आपको बोल दिया तो उसको विद इन अ डेज मतलब अपॉइंट कर दिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी है। अब एक एनजीओ है लोक प्रहारी, उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 224A को बेसिकली इन्वोक किया जाए ताकि ये सारे जो पेंडेंसीज को ख़त्म किया जाए। इन अप्रैल लास्ट ईयर द कोर्ट हैड आइडेंटिफाइड 5 सिचुएशन। अब अप्रैल पिछले साल के 2021 के अप्रैल में बेसिकली कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया था 5 सिचुएशन जिसमें जुडिशरी को एडॉक जजेस का सहारा लेना चाहिए, जिसमें से 2 रीजंस ये थे कि जब वैकेंसी जो है आपकी 20% से ज़्यादा हो, सैंक्शन स्ट्रेंथ जितनी भी है उसमें से 20% सीटें खाली हो या उससे ज़्यादा, तो बिल्कुल एडॉक जजेस की मदद लेनी चाहिए। या फिर जो केसेस हैं वो 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग है, देन इन दैट केस ऑल्सो एडॉक जजेस का एड लेना चाहिए। अब इस केस को लिस्ट किया गया है फरवरी 8 के लिए, जो काफ़ी दूर है। तो अब हम देखते हैं तब तक पेंडेंसी ऑफ केसेस का क्या होता है। राज्यसभा क्लियर्स वाइल्ड लाइफ बिल दैट प्रॉमिसेस बेटर प्रोटेक्शन। तो देखिए ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राज्यसभा में जो फाइनली पास हो गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, जो ऑलरेडी आई थिंक लोकसभा में भी पास हो चुका है। यस, लोकसभा में भी हो गया था मॉनसून सेशन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब एलिफेंट्स कहाँ से आ गया, तो एक एलिफेंट पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोला गया है दिक्कत। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हम ये लॉ लेके क्यों आ रहे हैं, ये बिल लेके क्यों आ रहे हैं। अच्छा खासा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चल तो रहा है 1972 का। तो देखिए ये एक्ट बेसिकली इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि हमें साइट्स को इम्प्लीमेंट करना है। कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉना एंड फ्लोरा, उसको बेसिकली हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये बिल यही चाहता है कि हम जो नंबर ऑफ स्पीशीज प्रोटेक्ट करता है ये कन्वेंशन साइट्स का, उसको भी इंक्लूड करें। ठीक है, अपने स्केड्यूल्स के साथ साथ। अभी देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब भी आप पढ़ते हैं अपनी किताबों में तो आप पढ़ते हैं कि 6 स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, 6 स्केड्यूल्स में से एक स्केड्यूल है स्पेशली प्रोटेक्टेड प्लांट्स के लिए, 4 स्केड्यूल है स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए, और फिर एक स्केड्यूल है वर्मिन स्पीशीज के लिए, है ना। वर्मिन क्या होते हैं, जिनको आप कल कर सकते हैं, मार सकते हैं, जिसमें कोई डिसीज है जो डिसीज फैला देंगे, कोई ऐसे बड़े नोटोरियस एनिमल्स हैं जो फूड डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्रॉप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो फिर वो वार्डन के सजेशन पे उसको मार दिया जा सकता है। तो ये वर्मिन स्पीशीज हो, जैसे मंकीज वगैरह, बहुत बारी ऐसा होता है ना। तो अभी इन 6 स्केड्यूल्स को बेसिकली ये बिल क्या करता है, 4 में रिड्यूस करता है। टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल्स वुड कम टू 4। मतलब आपने क्या रिमूव किया, कुछ तो स्केड्यूल रिमूव किया होगा। आपने वर्मिन स्पीशीज वाला जो स्केड्यूल है उसको एलिमिनेट कर दिया। आपने जो बेसिकली स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स वाला स्केड्यूल था उसको 4 से 2 कर दिया। ठीक है, लेकिन आपने क्या कर दिया, एक नया स्केड्यूल ऐड कर दिया उन स्पेसिमेंस के लिए जो साइट्स कन्वेंशन में लिस्टेड है। ठीक है, तो आप साइट्स को अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसके माध्यम से। ओके, तो और देखिए इसमें कुछ कुछ जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, बिल सीक्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन परमिटेड एक्टिविटीज। कुछ परमिटेड एक्टिविटीज जैसे ग्रेजिंग, मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड बोनाफाइड यूज ऑफ ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वाटर बाय लोकल कम्युनिटीज, ये अलाउ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पर हाँ, साथ ही में आपको अगर ये दिख रहा है तो इसमें पेनल्टी भी सरकार ने बोला है कि हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप वायलेट करते हैं इस बिल के प्रोविजंस को, तो बेसिकली अगर हम 1972 के एक्ट के तहत देखें तो जो फाइन था वो अप टू 25,000 तक का था। इट हैज़ बीन इंक्रीज टू ₹1,00,000। अब देखिए 25,000 से थोड़ा और बढ़ा सकते थे वैसे तो, पर 1,00,000 हो गया है। ठीक है, तो ये बात अब हम थोड़ा सा बहुत ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या बेसिकली यहाँ पे एलिफेंट्स के बारे में जो यहाँ पे बात हुई है, तो एलिफेंट्स के बारे में ऐसा क्या हुआ जो इनको स्पेसिफिकली एक एनिमल के बारे में एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ गई। देखिए जो बिल है वो अलाउ करता है कमर्शियल ट्रेड इन लाइव एलिफेंट्स। ओके, तो अगर हम 1972 की एक्ट की बात करें, वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग कैप्टिव एंड वाइल्ड एलिफेंट्स।
तो इसीलिए एक एक्सेप्शन लाई गई है अब इसमें कि हम बेसिकली ये जो ट्रेड जो प्रोहिबिट करता है 1972 वाला एक्ट, कमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिट करता है, उसकी एक एक्सेप्शन है लाइव एलिफेंट की, ठीक है। तो हम बेसिकली अब कमर्शियल सेल एंड परचेज इज नो लॉन्गर प्रोहिबिटेड एनिमल्स के केस, एलिफेंट्स के केस में, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी एलिगेशंस हैं, जैसे आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द स्टैंडिंग कमेटी के पास गया था ये बिल, उसके बाद यहाँ पे आया है फाइनली द स्टैंडिंग कमेटी एक्सेप्टेड द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ द एलिफेंट बट द मिनिस्टर हैज आल्सो इंक्लूडेड द वर्ड्स एनी पर्पस, व्हाट आर दीज वर्ड्स सपोज टू स्टैंड फॉर, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि ठीक है कभी कभी रिलीजियस पर्पस के लिए ट्रेड होता है, ठीक है, हम समझते हैं, पर ये क्या एनी पर्पस क्या बोल रहे हो, किसी भी पर्पस के लिए एलिफेंट का ट्रेड क्यों होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो तो हर लॉ में होता है, देखिए थोड़ा बहुत लूप होल्स तो छोड़े ही जाते हैं। Field trials of GM mustard DMH11 showed high yield, says Minister for Science. So there is nothing much in it. I think मतलब हम तो कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं GM mustard को कि ऑलरेडी जब हम बाकी कंट्री से इंपोर्टेड ऑयल, जब हम है ही एडिबल ऑयल के लिए भी हम इंपोर्ट ही करते हैं, डिपेंडेंट है हम इंपोर्ट डिपेंडेंट, तो बाहर से कनाडा से या बाकी जगहों से कौन सा हम सिंपल वाला ऑयल आ रहे हैं, वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बने हुए ऑयल हैं, तो वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, वहाँ का सरसों का तेल सही है, पर हम कंट्री में नहीं उगा सकते, ऐसा क्यों, ठीक है। ये भूपेंद्र यादव जी ने एक एक्सप्लेनेशन दी थी। साथ ही में वैसे तो हम स्वदेशी की बहुत बात करते हैं, स्वदेशी, तो अब दीपक पेंटल जी की टीम ने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, उन्होंने ये बनाया है और इतने कम समय में इतने कम एक्सपेंडिचर के साथ, स्वदेशी है फिर भी इसको क्यों अपोज किया जा रहा है इतना, वेयर हैज स्वदेशी गॉन, ठीक है। फिर हनी बीज को लेके के बहुत, अब देखिए हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम क्रॉप्स हो जाती हैं, तो इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में इतना सारा फिर लोग केमिकल छिड़कने लग पड़ेंगे और उससे आसपास वाला सॉइल हेल्थ खराब होगी, एनिमल हेल्थ खराब होगी। हनी बीज जो सबसे बड़े पॉलिनेटर्स हैं, हनी बीज एब्सोल्युटली लव मस्टर्ड फ्लावर्स, तो वो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, दे वुड नॉट रोम अराउंड देयर, और वो उनकी भी हेल्थ को दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब वगैरह उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, फील्ड ट्रायल्स हमने किए हैं, हमने तो कुछ देखा नहीं इसमें, है ना। तो यही बेसिकली अब पार्लियामेंट के अंदर भी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमारे यूनियन साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा राज्यसभा में एक रिटर्न रिस्पॉन्स में, कि देखिए जो DMH11 है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये हाइयर यील्डिंग तो है ही, बात सबको पता है। अब इस चीज़ में प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है ना हमें अपनी, एग्रीकल्चर कितना भी हो प्रोडक्टिव नहीं है क्या फ़ायदा, अप्रॉक्सीमेटली 28% मोर यील्ड यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही में कोई हमने इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं देखी है, तो हमें इतनी सारी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। कोलिजियम सिस्टम इज द लॉ until center brings new legislation, says सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये बड़ी अलग सी बात है, अभी तक जो इतना टसल चल रहा था उसके बीच में ये आना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है थर्सडे को कि देखिए कोई भी सरकार को रोक थोड़ा रहा है, यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी रोक नहीं रहा कि आप नया लॉ लाना चाहते हैं, आप बिल्कुल लाइए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, लेकिन जब तक वो लॉ नहीं आ जाता तब तक कोलिजियम सिस्टम जैसा है वैसे, कोलिजियम सिस्टम इज द लॉ ऑफ द लैंड अंटिल देन, ओके, तो हम इसी को फॉलो करेंगे, एंड इट्स मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वाज द फाइनल वर्ड, ठीक है। तो ये अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने वेंसडे को बोला, जैसे क्रिटिसाइज करते हुए कि एनजैक को क्यों स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा 2015 में, तो इन्होंने बोला साथ में, आई थिंक ये जस्टिस किशन कौल जी ही बोल रहे हैं, इन्होंने साथ में बोला कि देखिए यस पार्लियामेंट हैज द पावर टू enact लॉस, आप कीजिए enact लॉस, द गवर्नमेंट कैन आस्क पार्लियामेंट टू ले डाउन अ न्यू लॉ, nobody can prohibit it, you want to bring a new law, gather consensus, you can always do that, however then you may have to stand the scrutiny of the challenge, ठीक है, तो वो लॉ सही है कि नहीं, है ना, वो तो हमें चेक करना ही पड़ेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बाइट करता है कि नहीं, क्योंकि कोर्ट ही फाइनल आर्बिटर है, ओके। इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा वही करेंगे, सबसे फाइनल इंटरप्रिटेशन कोर्ट की ही होगी, सुप्रीम कोर्ट की होगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इधर लिखी है, नथिंग मच हियर टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए एक और टसल जो चल रहा है, बार बार फाइलें वापस भेजे जाने का, नो प्रपोजल एट प्रेजेंट टू री इंट्रोड्यूस एनजैक, अब साथ ही में सरकार ने भी बोल दिया कि देखिए हमारे कोई इरादा नहीं है, अभी तो कोई प्रपोजल नहीं है कि हम री इंट्रोड्यूस करें एनजैक बिल दोबारा राज्यसभा में, ओके। रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन बाय द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे एंड CPIMs, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, देखिए एनजैक तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि एनजैक खुद ही में सही नहीं था, एनजैक
अब 6 मेंबर की एक बॉडी है एनजैक, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चेयरमैन होंगे जो, फिर 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं हायर, ठीक है, गुड इनफ, आपने सोचा कि बहुत है। अब एक उसमें लॉ मिनिस्टर है, ठीक है, कोई बात नहीं, लॉ मिनिस्टर होने चाहिए, पर बाकी 2 एमिनेंट पर्सन हैं जिसको सिलेक्शन कमेटी एक सिलेक्ट करेगी। वो सिलेक्शन कमेटी में एक प्राइम मिनिस्टर है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, अगर आपको समझ आ जाए कि किसी को अगर अपॉइंट करना है, इस बारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कोई या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई में लाने का अगर कोई उठाया जाने वाला केस है, तो आप दोनों सेम उस पे बोर्ड पे हो, तो वहां पे कोई कास्टिंग वोट तो नहीं दिया हुआ ना कि अच्छा टाई हो जाए। तो ये 3 लोग सुप्रीम कोर्ट के और 3 लोग सरकार के, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक बारी को, इन दोनों में अगर टाई हो गया तो कास्टिंग वोट तो किसी को दिया ही नहीं हुआ, तो फिर कौन जीतेगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा? फिर तो ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है ना, वो पेंडेंट ही रह जाएगी सब कुछ, ठीक है। तो खुद ही में एनजैक होना चाहिए, पर उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। एनजैक में एक एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ साथ इस तरह का जो लॉक जैम इनहेरेंट था उसके साथ भी डील करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।